गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आ जाओ करते हैं शुरू। जैसा कि आप लोगों को पता है, अनअकैडमी में पढ़ाता हूं मैं। और अनअकैडमी पे जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हो उससे जस्ट पहले एक स्टेप आता है अप्लाई डिस्काउंट कोड। ठीक, आपको वहां पे डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। आपको वहां पे लिखना है AVS10। इससे क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे, यानी मेरे थ्रू आप अनअकैडमी पे आए हो। अभी बच्चे देखना थोड़ी देर बाद बार बार पूछेंगे, अभी जब मैं बैच का बताऊंगा सर वो कैब बैच की कितनी फीस है, इस बैच की कितनी फीस है, तो समझना बच्चे, AVS10 कोड लगाने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मेरे ही बैचेस देख पाओगे। अनअकैडमी पे समझो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आपने सब्सक्रिप्शन लिया, चाहे आपने छोटे से छोटा सब्सक्रिप्शन लिया हो 1 महीने का, चाहे आपने बड़े से बड़ा सब्सक्रिप्शन लिया हो 2 साल का, जितने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उतने समय के लिए अनअकैडमी की जिस कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उस कैटेगरी का जितना कंटेंट है सब अनलॉक हो जाता है। चाहे उस कैटेगरी में जितने टीचर हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस के जितने टीचर हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सबके सब आपके लिए अनलॉक हो गए। किसी एक इंडिविजुअल, किसी बैच की या किसी एक एजुकेटर की कोई फीस नहीं होती है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे होती है सब्सक्रिप्शन की फीस। जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेस हैं सबके सब आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। आई कुछ कहानी समझ में? जैसे अब ये वाला बैच है, कितने, अब जैसे मेरा वोकैब का बैच आए, चाहे मेरा प्रैक्टिस का बैच आए, चाहे मेरा ग्रामर का बैच आए, दोबारा कोई फीस नहीं देनी। एक बार आपने फीस दे दी, फिर चाहे CGL, CPO, स्टेनो, CHSL किसी के भी बैच आते रहे, कोई दोबारा फीस देने की आपको आवश्यकता नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? AVS10 मेरा कोड है, ये कोड आप लगा सकते हैं कोई फ्री की चीज अनलॉक करने के लिए भी, जैसे टेस्ट होता है हर संडे को, जो विनर्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, इसके लिए भी लगा सकते हैं। और आप इस कोड को, मान लो आपका SSC वाला कोई दोस्त नहीं है, तो बैंक में डिस्काउंट के लिए, बैंक में, नीट में, UPSC में, रेलवे में, किसी भी कैटेगरी में आप इसको यूज करवा सकते हैं। चलो जी, मेरे बैचेस का बता देता हूं। लास्ट मंथ मेरा एक वोकैब का बैच आया था 19 मई को। मैं इसी बैच को आगे और कंटिन्यू कर रहा हूं। इस महीने भी ये बैच कंटिन्यू रहेगा। जून में ये बैच आ जाएगा दोबारा, मतलब इस महीने ये बैच आगे कंटिन्यू रहेगा। पहले एक ही महीने का सोचा था, लेकिन रिस्पांस इसका काफी अच्छा आया। बच्चे इसको दोबारा डिमांड कर रहे हैं कि और इसको कंटिन्यू चलने दो सर। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पिक्चर्स के थ्रू वोकैब याद करवाना, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब याद करवाना, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब याद करवाना, ये सब इसके अंदर काम कर रहा हूं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे फ्रेजल वर्ब याद करानी, लेट से कोई तो अबाइड बाय करके फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, पालन करना। 2 सेंटेंस भी करा दिए और साथ के अंदर कोई फोटो लिख दी, जैसे ट्रैफिक हवलदार ने किसी को पकड़ लिया हो, वो उसको कह रहा है भैया गाड़ी साइड पे लगा, साइड पे लगा, रूल अबाइड बाय किया कर, साइड पे लगा, अबाइड बाय किया कर। थोड़ा नेमोनिक्स, पिक्चर प्लस सेंटेंस का कॉम्बो बना के चीज याद करवा दी। तो इस टाइप का इसके अंदर मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। रिस्पॉन्स अच्छा है, इसलिए इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी जल्दी आपको अगला बैच भी दिखने लग जाएगा मेरे प्रोफाइल पे, अभी 1-2 दिन के अंदर ही दिखने लग जाएगा ये भी। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, AVS10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा जो थ्योरी का बैच है वो इस महीने जून में कोई नया थ्योरी का बैच नहीं है, या तो एक वोकैब बैच है या फिर एक प्रैक्टिस बैच है। 2 बैचेस आएंगे, थ्योरी का कोई बैच नहीं आएगा। थ्योरी का बैच आएगा जुलाई में। तो जो भी थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो भैया इस बैच की 10-11 क्लासेस गई हैं। आप पिछली क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के इस बैच को कंटिन्यू कर सकते हो। AVS10 मेरा कोड है, इस बैच का लिंक मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा। ठीक, चलो जी आ जाओ। एक ये ऑफर भी चल रहा है, एक 2 जून से एक और ऑफर भी चालू हुआ था, वही 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने फ्री और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने फ्री। एक ये कॉम्बो का भी ऑफर चल रहा है, जो भी इंटरेस्टेड हो वो देख सकते हैं। कोड है जी मेरा AVS10। आ जाओ, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें बताइए जरा, कंजंक्शन चैप्टर के अपनी प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, बताओ। हाँ जी, इसमें बताइए जरा क्या गलती है। बहुत बढ़िया। देखो, आपने क्या किया होगा, आपने कंजंक्शन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा होगा, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या था, आपको ऐसी कंजंक्शन पढ़नी थी जो जोड़े में चलती हैं।
जैसे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस टाइप के कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपने पढ़े होंगे। तो वहां पे कोरिलेटिव कंजंक्शन आपने पढ़ा होगा वेदर और का। ये आगे और आ रहा है, तो यहां पे वेदर और का पेयर बनना चाहिए था। इफ अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, आई कैन नॉट कंफर्म इफ ही हैज पेड द बिल, तो फिर ये सही हो जाता। अगर उसने बिल पे किया है कि नहीं किया, अगर सिर्फ इतना ही होता तो समझ में आ जाता। लेकिन जैसे और का पेयर अगर आपको दिख जाए तो भैया समझ जाना कि यहां पे वेदर से ही आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। राहुल शायर कह रहे हैं सी में करेक्शन होगा। क्या करेक्शन करें बताओ, सी में क्या करेक्शन करके सही कर दो, बताओ क्या करोगे सी में करेक्शन। सी में ऐसा क्या लिख दोगे कि सही हो जाएगा, बताओ। जो भाई कह रहा है कि सी में करेक्शन करेंगे। दिव्या मिश्रा जी कह रही है सर नोटिफिकेशन नहीं आती। बच्चे नोटिफिकेशन के लिए बता तो रखा है, मेरा जो मर्जी यूट्यूब वीडियो चला लो, यही वीडियो इसी यूट्यूब वीडियो का जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक निकलेगा, मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन दोनों को जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं हर रोज क्लास लेने से पहले 4:30 के अराउंड लिंक पोस्ट करता हूं, जो भी उस दिन की फ्री क्लासेस होती हैं। जैसे आज एक ही है तो आज एक क्लास का लिंक आया, जिस दिन दो होती हैं उस दिन दोनों क्लासेस के लिंक आ जाते हैं, बात खत्म। हाँ जी, अब आपने कोरिलेटिव कंजंक्शन में पेयर पढ़ा होगा, बोथ का पेयर किसके साथ है, बोथ का पेयर है जी एंड के साथ, ना कि अलोंग विद के साथ। अब आप ये सुनने बोलने में आपको जरूर सही लग सकता है, लेकिन बोथ का पेयर किसके साथ है, एंड के साथ। बोथ द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो दरार आ गई है सोसाइटी के अंदर इस चीज के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। हाँ जी, टॉपिक पहले बता दिया कीजिए। बच्चे बता के तो गया था कल मैं कंजंक्शन कराऊंगा, अगली क्लास भी कंजंक्शन की होगी, ठीक है। कल बता के तो गया था कंजंक्शन कराऊंगा, अगली क्लास इससे अगली क्लास भी कंजंक्शन की होगी, ठीक है। कल जहां तक मुझे याद आ रहा है यार मैं बता के गया था कि कंजंक्शन की क्लास है, बताया नहीं था भाई कल। हाँ जी, रॉबर्ट हैड स्कार्सली पुट द ऑर्नामेंट इन दिस बैग। ये जो लुटेरे थे इन्होंने जेवर वगैरह बैग में डाले ही थे कि जो हाउसवाइफ थी वो जग गई। हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर है, हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर है, वेन का या बिफोर का। हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर है, वेन का या बिफोर का। वेन प्रेफर किया जाता है लेकिन बिफोर भी गलत नहीं होता, ध्यान रखना। हार्डली स्कार्सली इनके साथ किसका पेयर है, वेन का या बिफोर का। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इस सेंटेंस का पहले तो मतलब बताओ मुझे क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है। मान लो कोई बंदा है, वो क्या कह रहा है कि जी सारा कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने ही बनाया है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने ही बनाया है ना, बाकी सबका और किसी का कोई रोल नहीं है, अकेले उन्होंने बैठ के लिखा है। एक दूसरा बंदा है, वो कह रहा है नहीं यार बहुत और लोग भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, बहुत और लोग भी इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में जिनकी बहुत इज्जत है, ठीक। अब काफी देर बहस होती रही, वो कह रहा है सिर्फ अंबेडकर जी ने लिखा है और दूसरा कह रहा है कि नहीं जी और लोग भी इन्वॉल्व थे। तो काफी देर बहस होती रही, तो फिर उसके अंदर से तो जो दूसरा बंदा था जो कह रहा था और लोग भी इन्वॉल्व थे, वो कह रहा भाई देख सुन मेरी बात, ऐसा मत कर, और बहुत सारे फाउंडिंग फादर्स हैं, और बहुत सारे फाउंडिंग फादर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है, उसके फाउंडिंग फादर्स अंबेडकर जी के अलावा और बहुत सारे हैं जो कि उतने रिस्पेक्टेबल जरूर हैं, अगर उनसे ज्यादा नहीं तो।
अगर तू ये मान नहीं रहा कि कोई उनसे ज्यादा भी इज्जत डिजर्व करता है तो मेरी बात सुन, बराबर जरूर है, उनको बाकियों को नीचा मत दिखा, कम से कम वो बराबर जरूर है। ये सेंटेंस का मतलब है। कहानी आ रही समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहां पे जरा ध्यान से समझना, आपने क्या कर दिया, सो एज का पेयर लगा दिया, आपने पेयर लगा रखा सो एज का। अब ये सो एज का पेयर तो नेगेटिव चीजों के लिए आता है, और ये रेवरेंट का मतलब होता है जिनकी इज्जत हो, रिस्पेक्टेबल। तो यहां पे कोई नेगेटिव पेयर नहीं बनाना था, मुझे एज से बनेगा। इस सेंटेंस का मतलब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए कि एज के बाद फिर आपने यहाँ पे आपने एक नाउन लिखा, फिर ऑफ लगा दिया, नोट मोर लिख दिया। एक्चुअली स्ट्रक्चर ऐसा है, दो जने आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दो जने आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, एक कह रहा है कि अंबेडकर जी की सबसे ज्यादा इज्जत है, दूसरा कह रहा है नहीं औरों की भी ज्यादा इज्जत है। काफी बहस हुई तो फिर एक बंदा कह रहा है कि मेरी बात सुन देख, बाकी जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो भी उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं जितने अंबेडकर जी हैं, अगर उनसे ज्यादा नहीं तो। ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहां पे रेवरेंड जो शब्द है ये बेसिकली रिस्पेक्टेबल के लिए आया, पॉजिटिव के लिए आया, पॉजिटिव के लिए आया, तो यहां पे सो एज का पेयर नहीं लग सकता, एज का पेयर लगेगा। नेक्स्ट पाजी, इसमें बताइए जरा। प्रिंस कुमार, बच्चे ग्रामर पढ़ने के लिए जो बेसिक किताब है प्लिंटू पैरामाउंट ले सकते हो, और थोड़ा इससे ऊपर लेवल पढ़ना चाहते हो तो एसपी बख्शी ले सकते हो, है ना। ये दोनों किताबें अच्छी हैं ग्रामर के लिए। हाँ, वो सिस्टर वाला सेंटेंस कराया था आपको, सही कह रहे हो रोहित कुमार। शी इज एज ब्यूटीफुल एज इफ नॉट मोर ब्यूटीफुल देन हर यंगर सिस्टर इज, ऐसे करके सेंटेंस कराया था, अगर याद हो। अब आपने सुना होगा जो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो होते हैं, ये ना सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करते हैं। अगर ईदर के बाद एडजेक्टिव है तो और के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, अगर ईदर के बाद नाउन या प्रोनाउन है तो और के बाद भी नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ईदर के बाद अगर वर्ब है तो और के बाद भी वर्ब ही आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो कंजंक्शन होती है ना ईदर और, इसमें जो और है, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, तो ये और, नॉर, बट, एंड, ये ना कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। ये जो जोड़े हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बने हुए हैं, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक फीचर होता है सेम रैंक के वर्ड को ज्वाइन करना। अब आपने देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, ये जो लाइब्रेरी है ये ना सिर्फ इक्विप्ड है, ये जो लाइब्रेरी है ये ना सिर्फ इक्विप्ड है, यहां तो वर्ब लिख दी, अच्छा, बट ऑल्सो के बाद आपने लिख दिया विद लेटेस्ट जर्नल्स। अब ये कैसे काम चलेगा? नॉट ओनली के बाद अगर वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब ही होनी चाहिए थी, हाँ कि ना। वैसे देखा जाए तो इक्विप्ड यहां पर वर्ब नहीं एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है V3। ये जो लाइब्रेरी है इक्विप्ड है, इस लाइब्रेरी में ये है, ये इक्विप्ड अगर कायदे से मैं बताऊं, जैसे होता है ना माई हाउस इज लोकेटेड, मेरा हाउस यहाँ लोकेटेड है, तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा होता है। ऐसे ही V3 यहाँ पे कायदे से देखा जाए तो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है, ना कि वर्ब की तरह से, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें आप बता रहे हो कि इस लाइब्रेरी में ये चीजें हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे थे, इस लाइब्रेरी में ना सिर्फ अच्छी किताबें हैं बल्कि लेटेस्ट जर्नल भी हैं। तो ये जो नॉट ओनली की पोजीशन है ये इक्विप्ड से पहले नहीं होनी चाहिए, नॉट ओनली की जो पोजीशन है ये यहां होनी चाहिए थी, यहाँ पे। ये जो लाइब्रेरी है, ये जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, ये इक्विप्ड है ना सिर्फ अच्छी किताबों से बल्कि लेटेस्ट जर्नल से भी। नेक्स्ट पाजी, इक्विप्ड यहां पर एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है बच्चे, ना कि वर्ब की तरह से। ठीक है, थोड़ा डिटेल में जाओगे इन सब चीजों को तो जान जाओगे। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। अ मदर सेड टू हर चिल्ड्रन, एक मां ने अपने बच्चों को कहा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल डाउन और हर्ट योरसेल्फ, ध्यान से चलो वरना गिर जाओगे और खुद को हर्ट कर लोगे। अब यहाँ पे लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के साथ आपने पढ़ रखा होगा पेयर किसका होता है, शुड का, या फिर कुछ मत लगाओ, या तो शुड लगा दो या कुछ मत लगाओ, या तो लिखो लेस्ट यू शुड फॉल, या फिर सीधा लिख दो लेस्ट यू फॉल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ध्यान से चलो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब यहाँ पे या तो लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है या कोई पेयर नहीं होता।
अब पहले एक वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड को हटा रहे हो तो शुड लिखना प्रेफर कर लेना। अपनी जितनी हिंदी राइटर की किताबें होती है सब में लेस्ट के साथ शुड ही पढ़ा रखा होता है, वैसे फॉरेन ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं लगाओगे तो भी ठीक हो जाता है। जो भी मुझसे पढ़े हैं, जिन्होंने मेरे से कोर्स वगैरह कर रखा है, आपको मैंने एक टॉपिक अगर याद हो तो बताया था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। एक टॉपिक मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ये लेस्ट वाला जो ये चीज होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टॉपिक आपको बताया होगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ये बेसिकली उस पर बेस्ड। कुछ याद आया? कुछ याद आया इसमें? बताइए जरा। इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा। मैं हार्डवर्क करता हूं और स्टडी मेहनत से पढ़ता हूं। मैं हार्डवर्क करता हूं और मेहनत से पढ़ता हूं। क्यों? ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं। ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं और मेरे पेरेंट्स को प्राउड बना सकूं, है ना। तो यहां पे दैट का तो मतलब की होता है। ये जो दैट कंजंक्शन होती है इसका मतलब तो की होता है। और आप ये कहना चाहते हो कि मैं ये काम करता हूं ताकि, तो जो ताकि वाला मीनिंग होता है ये दो चीजों से दिया जाता है, सो एज से। सो और एज के बीच में कुछ नहीं है, सिमिली वाला सो एज नहीं है, सो एज इकट्ठा, और ऐसे ही सो दैट। ये सो और दैट भी अलग अलग नहीं। ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, वो वाला नहीं। सो दैट इकट्ठा, बीच में कुछ ना आए। सो दैट इकट्ठा और सो एज इकट्ठा, इनका मतलब होता ताकि। इनका मतलब होता ताकि। अब ये कब लगाते हैं? ये वाला तब लगाते हैं जब आगे इन्फिनेटिव लिखना हो। ये वाला तब लगाते हैं जब आगे इन्फिनेटिव लिखना हो। और ये वाला तब लगाते हैं जब आगे क्लॉज लिखना हो। एक नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, जनरली बुक्स में मिलता नहीं है। आम तौर से बुक्स में मिलता नहीं है ये। सो एज, सो दैट। एक तो वो वाला सो दैट पढ़ाते हैं, ही सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ही सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार, ही सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स वेरी इजीली। एक तो वो वाला सो दैट है। बेसिकली सो से आपने किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाई और आगे दैट लगा के अगला क्लॉज लिखा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सो दैट इकट्ठा, अगर सो दैट को इकट्ठा लिख दोगे तो इसका मतलब निकलेगा ताकि वाला, और सो एज का भी मतलब ताकि वाला। अगर आगे इन्फिनेटिव होता तो सो एज लगाते, अब यहाँ पे आगे क्लॉज है, यहाँ तो आगे क्लॉज बन रहा, कोई इन्फिनेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पे आप लिखोगे सो दैट। और दूसरी चीज, पास इन द एग्जामिनेशन भी वैसे ग्रामेटिकली ठीक होता है, लेकिन पास द एग्जामिनेशन ज्यादा बढ़िया। पास को अगर आप बिना बिना किसी प्रीपोजिशन के लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया। ही पास द एग्जामिनेशन और ही पास्ड इन द एग्जाम, दोनों ग्रामेटिकली ठीक होते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है ट्रांजिटिवली लिखना। इसको सीधा ऑब्जेक्ट दे दो इसको। इसमें बताओ जरा। मॉडल चैप्टर के क्वेश्चन बच्चे, ध्रुव हर्षित वर्ब की जो प्रैक्टिस कराई थी उसमें कराए तो थे मॉडल बेस्ड। नीड डेयर के, मॉडल प्लस है प्लस V3 स्ट्रक्चर के वो क्वेश्चन कराए नहीं थे उसके अंदर, जब वर्ब की प्रैक्टिस कराई थी। यार यही दिक्कत है। देखो अब ये बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे हैं जो आके पूछते हैं, अरे सर इतने दिनों बाद आप लाइव, 3 महीने से 3-3.5 महीने हो गए, रोज 5 बजे आके लाइव पढ़ा रहा हूं और बच्चों को पता ही नहीं होता। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, देखो समझना। होता क्या है ना, एक थ्रेशोल्ड लेवल सा है, एक थ्रेशोल्ड लेवल सा है। आपने देखा हो शायद, एक ना एक स्टूडेंट ही है मेरा, उसने एक चैनल बनाया था अमन वर्सेस सर फैन क्लब नाम से। उस पे ना मेरे फेसबुक से उठा के मैंने अपने फेसबुक पे डाली थी। हमारी कोई शादी के डांस वाली वीडियो है, ठीक है, तो उसने वो शादी के डांस वाली वीडियो उस पर डाली। तो वो धीरे धीरे पहले उस पर 2-3 हजार व्यूज थे। वो एक बार जैसे ही वो जैसे ही 10-15 हजार पार कर गई तो वो इतनी फैल गई, यूट्यूब ने उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। एक ना थ्रेशोल्ड होता है बेसिकली। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर YouTube को लगता है कि इस वीडियो में पोटेंशियल है, ये अपने आप में 10-15-20 हजार व्यूज ये खींच रही है, तो इसका मतलब लोग इसमें इंटरेस्टेड है, तो YouTube भी उसको पंप देता है। अब उसमें 1.5 लाख के करीब व्यूज हो रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो होता क्या है, अगर आप शेयर नहीं करोगे,
तो ये वीडियो पहुंचेगी नहीं वहां तक कि YouTube का एल्गोरिदम इसको अपने आप से पुश करे, इसको सजेशन में दिखाना शुरू करे। हर वीडियो अगर वही 2, 3, 5, 4 हजार तक दबके रह जाएगी तो आगे YouTube इसको कभी पंप देगा ही नहीं। फिर बच्चे आके पूछते रहेंगे, सर वर्ब नहीं पढ़ाया आपने, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, सब कुछ इस चैनल पे पढ़ा है। तो देख लेना यार, अगर हो जाए तो कर देना भाई शेयर, थोड़ा उठाया करो वीडियोस को, हर वीडियो के लिए अलग अलग बोलना पड़ता है। आई ऑब्जेक्ट टू वॉर नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी बट दैट इट सीम्स इनह्यूमन। मैं वॉर के खिलाफ हूं, मैं जंग के खिलाफ हूं, मैं जंग के खिलाफ हूं क्योंकि ना सिर्फ ये इकोनॉमी को ड्रेन करता है, मतलब इकोनॉमी को चूस लेता है, इकोनॉमी को गिरा देता है, बल्कि मेरे हिसाब से ये इनह्यूमन है, अमानवीय है, बिना मतलब किसी को गोलियों से बूंद देना, उन सोल्जर्स की आपस में क्या लड़ाई। तो ये कह रहा है कि वॉर के मैं खिलाफ हूं इसलिए नहीं कि ये इकोनॉमी को ड्रेन करता, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इनह्यूमन है। तो यहां पे नॉट बिकॉज, आपको ऐसा लगेगा 2-2 बार लिखना गलत होता है, लेकिन नॉट बिकॉज बट बिकॉज का भी पेयर है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, नॉट बिकॉज इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, ये वाला पेयर है। मैं वॉर के खिलाफ हूं इसलिए नहीं कि इकोनॉमी को ड्रेन करता, बल्कि इसलिए। नॉट बिकॉज का मतलब ये निकल जाएगा। आई कहानी समझ में? चलो जी, अब यहां पे सिंपल की से काम नहीं चलेगा, बट दैट नहीं, बट बिकॉज, क्योंकि वो भी रीजन है, वही तो रीजन है असली। इसमें बताओ जरा, एक ये बच्चा कह रहा है सर अनअकैडमी की वोकैब वाली वीडियो का डेमो दिखा सकते हो क्या? ठीक है बच्चे, वोकैब वाली वीडियो का एक डेमो डाल दूंगा मैं ना, अनअकैडमी की किसी स्पेशल क्लास में वोकैब वीडियो का डेमो डाल दूंगा मैं। हाँ जी, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क एक समय पर नहीं कर सकता, उसने बहुत सारे ऑफर रिजेक्ट कर दी। क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क एक ही टाइम पे नहीं कर सकता कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, इसलिए इसने बहुत सारे ऑफर जो हैं वो रिजेक्ट कर दी। ठीक है, अच्छा देखने की कोशिश करना जरा। अब यहां पे आपको एक ऐसा शब्द चाहिए जिसका मीनिंग क्योंकि होता हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो फॉर है ना, इसका भी मतलब क्योंकि होता है। ये फॉर प्रीपोजिशन भी होता है और फॉर कंजंक्शन भी होता है। आपने आज तक इसको प्रीपोजिशन बनते हुए देखा होगा, फॉर ना कंजंक्शन भी होता है। अगर मैं सेंटेंस ऐसा लिख दूं, आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया था। फॉर आई वॉज इल, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। बस ध्यान रखिएगा, इसमें फॉर से पहले कॉमा भी आएगा। अगर एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से 2 क्लॉज ज्वाइन किए जाते हैं तो उसके पहले कॉमा भी लगाते हैं, कन्वेंशन है। आप डिक्शनरी में टाइप करना फॉर को और देखना फॉर का कंजंक्शन वाला काम, वहां पे इसका सिनोनिम दिखाएगा आपको बिकॉज। फॉर जब कंजंक्शन होती है इसका मतलब होता है क्योंकि। लेकिन समस्या क्या है, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है सेंटेंस का पहला वर्ड कभी नहीं बन सकती। जितनी भी आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देखी होंगी, आपने देखा होगा फॉर, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? फैन बॉयज। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होती है? फैन बॉयज। ये जितनी भी कंजंक्शन है अगर आप देखोगे, इनमें से कोई भी कंजंक्शन से सेंटेंस का शुरुआत नहीं हो सकती, हमेशा बीच में आती है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, इनमें से एक भी कंजंक्शन ऐसी नहीं है जो सेंटेंस का पहला वर्ड बन सके। ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आती है। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता, ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफर,
ही रिजेक्ट्स मैनी ऑफर, he rejects many offer for he cannot do a lot of work at a time, और for से पहले कॉमा लगाता है, सेंटेंस ग्रामेटिकली एकदम ठीक हो जाता। for जो है ये प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। जब ये कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब क्योंकि जैसा होता है, आपने पढ़ नहीं रखा होगा, मान लो यही सेंटेंस पेपर में आ जाए तुम एरर टिका के चले आओगे, परंतु for कंजंक्शन की तरह से भी कार्य करता है। लेकिन ध्यान रखें, एक तो ये सेंटेंस के बीच में ही आ सकता है और इससे पहले आपको एक कॉमा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में यूज करना था, सेंटेंस के शुरुआत में यूज करना था तो आप एज या सिंस में से कोई एक वर्ड लगा लें। सेंटेंस के शुरू में जब क्योंकि मीनिंग देने वाला वर्ड यूज करना होता है तो वहां पे एज या सिंस दोनों में से कोई एक लगा लो। सिंस ही कैन नॉट या एज ही कैन नॉट, दोनों में से कोई भी लिख लो। मैंने शायद इस सेंटेंस की हिंदी बोलते हुए ऐसा कह दिया क्योंकि वो इतना सारा काम एक समय पर नहीं कर सकता था, उसने बहुत सारे ऑफर रिजेक्ट कर दिए नहीं, एक्चुअली रिजेक्ट्स लिखा हुआ, इसका मतलब है कर देता है, क्योंकि वो इतना सारा काम एक समय पर नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर देता है। मतलब ये बेसिकली हैबिचुअल एक्शन है उसका। नेक्स्ट बात देखिए, अच्छा कॉन्सेप्ट था, बढ़िया था। जिन्होंने दो बातें पढ़ रखी हैं, जिनको कुछ कॉन्सेप्ट्स का ज्ञान है, उनको समझ में आ गई होगी ये बात। इस पे आ जाइए। बिकॉज बच्चे सेंटर में ही प्रेफर करते हैं। बिकॉज ना एक स्ट्रेस को देने वाली कंजंक्शन होती है, उसको सेंटर में ही लगाया जाता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे एज बिकॉज में क्या फर्क होता है तो आपको आ जाएगा समझ में। कोशिश करना गूगल पे सर्च करने की, एज वर्सेस बिकॉज, एज कब प्रेफर करते हैं, बिकॉज कब प्रेफर करते हैं। इसमें बताइए जरा। ये तो आसान है बिल्कुल। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि कोई एक्शन ना लें, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं कोई एक्शन ना लूं जब तक मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ना देख लूं। अब यहां पे अनटिल एंड अनलेस, ये दोनों वर्ड जो होते हैं, हालांकि देखो अनटिल और अनलेस दोनों में से एक ही लगता है, लेकिन अनटिल अनलेस दोनों इकट्ठे लगाने से स्ट्रेस बढ़ जाता है। अनटिल एंड अनलेस दोनों इकट्ठे भी लगा दिए जाते हैं कई बार स्ट्रेस बढ़ाने के लिए, लेकिन दोनों के अंदर ना नॉट अंडरस्टूड होता है, इनके अंदर ना नॉट छुपा हुआ होता है। तो ये जिस क्लॉज के अंदर आते हैं वहां पे नॉट नहीं लगाते। आई डोंट सी नहीं, अनटिल एंड अनलेस आई सी लिखना चाहिए आपको यहां पे। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। इस सेंटेंस में बताइए क्या एरर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। अनटिल एंड अनलेस ज्यादा लिखा हुआ मिलता है, अनटिल एंड अनलेस ज्यादा लिखा हुआ मिलता है, अनलेस एंड अनटिल लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। काफी बच्चे कह रहे हैं इनको रिमूव नहीं करेंगे क्या, इनको स्वैप नहीं करेंगे क्या। अब आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा, सुपरफ्लस के अंदर पढ़ा हो सकता है, कंजंक्शन में पढ़ा हो सकता है कि अगर द रीजन वर्ड लगा दिया तो बिकॉज नहीं लिखते, रीजन के साथ बिकॉज नहीं आता। पढ़ रखी है ये वाली बात। मैंने थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया और यहां पे ड्यू टू लिख दिया। जो रीजन, वो रीजन शब्द आने के बाद बिकॉज कंजंक्शन ना आने का होता है। भैया जब आपने रीजन वर्ड लिख ही दिया तो फिर बिकॉज कंजंक्शन लगाने की क्या जरूरत है। ये सेंटेंस एकदम सही होता अगर रीजन वर्ड ना लिखते और ऐसे लिख देते और इस भी हटा देते, ऐसे लिखते वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स, बिकॉज वी डिड नॉट रिसीव द पे ऑन टाइम। ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाता। अब बताओ आप क्या कर रहे हो, आप यहां पे रीजन भी लिख रहे हो, इज भी लिख रहे हो, फिर बिकॉज लिखोगे। वो कारण कि हम इनकम टैक्स पे नहीं कर पाए वो था कि, या वो है कि क्योंकि। अब रीजन लिख दिया तो फिर क्योंकि वर्ड लिखने की जरूरत थोड़ी है, बिकॉज लगाने की जरूरत थोड़ी है, ड्यू टू लगाने की जरूरत थोड़ी है। सीधा लिखो वो है कि, यानी सिंपल इस दैट कंजंक्शन से काम चल जाएगा। यहां पे ड्यू टू या बिकॉज ऐसे शब्दों का यूज यहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट बात जाइए,
इसमें बताओ जरा। मेरे पिताजी मुझे बहुत बार कह चुके हैं, मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करता जितना जल्दी हो सके। जितना जल्दी हो सके मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करता। अब आपने एक रूल पढ़ रखा होगा, दैट के साथ वाई नहीं आता, दैट के साथ व्हेन नहीं आता, दैट के साथ हाउ नहीं आता, दैट के साथ वेयर नहीं आता। वो रीजन जानते हो उसका क्यों नहीं आता? आपने एक रूल पढ़ रखा होगा, दैट के साथ हाउ नहीं आता, दैट के साथ वेयर नहीं आता, ये सब बताओ जरा। बहुत बढ़िया बात है हेमंत वैश। हेमंत वैश जी कह रहे हैं कि सर मैंने आपका कोर्स देख के एक लड़की को इंग्लिश पढ़ाई थी लाइब्रेरी में और आज वो मेरी वाइफ है। भाई एक से एक बालक हो यार तुम, एक से एक बालक हो तुम। सही है भाई। चलो जी, जो आपने रीजन सुन रखा है, जो आपने रूल सुन रखा है, दैट के साथ व्हेन नहीं आता, दैट के साथ हाउ नहीं आता, दैट के साथ वेयर नहीं आता, उसका रीजन क्या भैया? उसका रीजन ये है यार, देखो जितने सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बो होते हैं उतने क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज तो ये रहा, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो ये रहा, और एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बो ये रहा। तो यहाँ पे दो क्लॉज हैं, तो दो क्लॉज को जोड़ने के लिए एक ही कंजंक्शन की जरूरत होती है। अब ये दैट भी कंजंक्शन और ये वाई रिलेटिव एडवर्ब होती है, ये भी कंजंक्शन की तरह से काम करती है। तो दो दो कंजंक्शन थोड़ी लगाओगे। अब इन दोनों में से कौन सी रखें बताओ। रीजन बताना है। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा क्यों, तो आस्क लगा हुआ है तो वाई को सेव करोगे, वाई को सेव करोगे तो दैट हटा दो, वाई रख लो। इसलिए मैं कहता हूं रूल्स को रटा मत करो, समझ लिया करो। मैं सेंटेंस अभी ऐसा भी लिख सकता हूं जिसमें दैट के साथ वाई सही हो जाएगा, दैट के साथ वाई सही हो जाएगा, 1% भी गलती नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर तीन क्लॉज आ रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर तीन क्लॉज आ रहे होंगे। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? दैट के साथ वाई नहीं आता, दैट के साथ व्हेन नहीं आता, दैट के साथ हाउ नहीं आता, रट के बैठ गए, पता चले कि तीन क्लॉज आ गए। ये दैट जो था पिछले क्लॉज को ज्वाइन कर रहा था, जो अगला वाई था अगले दोनों क्लॉज को ज्वाइन कर रहा था, और फिर हो जाएगा आपका दिमाग खराब। आ रही है कुछ कहानी समझ में? तो चीजों को रटो मत। इसमें बताओ जरा। इसमें बताइए। देखो मैं आपको एग्जांपल लिख के समझाता हूं। इधर देखो, ये सेंटेंस देखो। अब रूल ये है दैट के साथ व्हेन नहीं आता। रूल तो ये है कि दैट के साथ व्हेन नहीं आता। रूल तो ये है कि दैट के साथ व्हेन नहीं आता। अब ये सेंटेंस मुझे बताओ सही है कि गलत है? अब मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है? अब आ गई बात समझ में? हाँ कि ना? यहां पे दैट के साथ व्हेन, ये जो रूल पढ़ रखे ना, दैट के साथ व्हेन नहीं आता, दैट के साथ हाउ नहीं आता, दैट के साथ वेयर नहीं आता, ये सारे रूल की धज्जियां उड़ जाएंगी। सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो। यहां पे एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, और एक क्लॉज ये रहा। अब ये जो व्हेन है ये तो इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है कि जब वो जयपुर आया था तो राजेश से मिला था, और ये वाला जो दैट है ये इस क्लॉज को अगले क्लॉजेस से ज्वाइन कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आपको रूल के पीछे का लॉजिक नहीं पता होता तब तक उसको रट के पेपर में बेइज्जती कराने वाली बात है। थोड़ा सेंटेंस इधर से उधर होगा और फिर तुमसे सवाल हो नहीं पाएगा।
अब इसमें बताओ जरा, हाँ जी, ऐसा कुछ सवाल अपना कल परसों भी आया था, अगर आपको याद हो, लाइक वर्सेस एज पे बेस था, जो लाइक वर्सेस एज, ये लाइक प्रीपोजिशन की तरह से काम करता है, एज कंजंक्शन की तरह से काम करता है। तो यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करो, पहली बात तो यहां पे क्या बनना चाहिए, सिमिली बनना चाहिए। पहली बात तो यहां पे सिमिली बनना चाहिए, तो एज क्विकली एज बनेगा, एज क्विकली एज, तो ये सिमिली बनेगा, हाँ के ना। और दूसरी बात, एज क्विकली एज जब ये सिमिली बनेगा तो फिर अगले क्लॉज बनेगा, क्योंकि सिमिली तो कंजंक्शन होती है, कंजंक्शन होती है तो अगला क्लॉज बनेगा, अगला क्लॉज बनेगा तो यहां पे ही लिखोगे, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली एज ही डज। यहां पे आगे ये डज अंडरस्टूड हो जाएगा, ये ही लिख दोगे सिर्फ, हिम नहीं, यहां पे ही आएगा। पहली बात तो जरा समझिए कि यहां पे सिमिली बनेगी, एज और लाइक की कोई सिमिली नहीं, या तो एज वाली सिमिली है या फिर लाइक अकेले वाली सिमिली है। लाइक वाली तब लगाते हैं जब आगे ऑब्जेक्ट लिखना हो, एज वाली तब लगाते हैं जब आगे कंजंक्शन बना के अगला क्लॉज बनाना हो। दोनों काम साथ में नहीं हो सकते, दोनों काम साथ में नहीं हो सकते। तो यहां पे एज क्विकली एज कर दो और हिम काट के ही कर दो। नेक्स्ट पे आ जाइए। काफी बच्चों को ये वाली चीज में गलती लग रही होगी, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर चेप रहे होंगे, ही सजेस्टेड मी होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं बच्चे, इसको गलती कहते हैं कि मतलब एक एरर तो क्या रिमूव करना था, एक अपने घर से कर दिया। सजेस्ट एक ऐसी वर्ब होती है जिसका ऑब्जेक्ट कभी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ही सजेस्टेड अस, ही सजेस्टेड मी, ही सजेस्टेड देम, सरासर गलत है। सजेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट कभी ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, कोई चीज सजेस्ट करी जा सकती है। ही सजेस्टेड दैट वी शुड ओपन अ कोचिंग, ही सजेस्टेड गोइंग देयर, उसने सजेस्ट किया वहां जाना। ही सजेस्टेड मीटिंग देम, उसने सजेस्ट किया उनसे मिलना। लेकिन कोई इंसान सजेस्ट नहीं होगा, ही सजेस्टेड टू मी लिखना पड़ेगा, ही सजेस्टेड टू अस लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, इसको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। इसमें बताओ जरा, अभी पीछे जब मैं कह रहा था वीडियो शेयर कर दिया करो, तो एक बच्चा कह रहा है सर शेयर तो करते हैं, क्या करें, उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो बच्चे आप एक काम किया करो, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया करो, इसी टेलीग्राम, इसी अपने फेसबुक, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरी प्लेलिस्ट का लिंक होगा। उस प्लेलिस्ट में बिल्कुल बेसिक से पहली क्लास से सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन्स क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वर्ब क्या होती है, वहां बेसिक से पढ़ा रखा बिल्कुल। तो ऐसे किसी वीडियो का लिंक शेयर कर दो या पूरी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दो। ऐसे जैसे एक मेरे इस पे वीडियो है, जिरंड वर्सेस पार्टिसिपल, जिरंड और पार्टिसिपल को कैसे पहचाने, छोटी सी 10 मिनट की वीडियो है, और वो ऐसा पढ़ते उसको ऐसा लगे अरे यार जिन चीजों को लेके हम इतने समय तक तंग हो रहे थे तो बिल्कुल चुटकी में हो गई। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी वीडियो 10-10 मिनट की। एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, वो भी इसी चैनल पे पढ़ी है। उनको पूरी वॉइस की लिंक शेयर कर दो, पूरी नरेशन की लिंक शेयर कर दो। तो ऐसी चीज शेयर करो ना जिसके लिए पहले कुछ पढ़ा होना जरूरी नहीं। वॉइस नरेशन तो 45 नंबर का आता मेंस में, उसके लिंक शेयर कर दो। एक बार अगर ढंग से 2-3 वीडियो देख ली तो क्वालिटी अपने आप ही समझ में आ जाएगी, फिर कहीं जा नहीं पाएंगे। इसमें बताओ जरा, शी इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। अब यहां पे आपको ये वाली चीज पहले भी पढ़ाई हुई है। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है देखो, अगर इसके अंदर सिर्फ रटाना है तो 1 सेकंड लगेगा। क्या कह दो, सिमिली कभी अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती, सिमिली को पूरा लिखें, ऐसे कर दो, एज लिख दो यहाँ पे कि सिमिली पूरी आएगी, एज इंटेलिजेंट एज आएगा। लेकिन रियलिटी में ये सेंटेंस कैसा है समझो, इसका मीनिंग समझो तब समझ में आएगा, ठीक है। अब है क्या चीज कि ये बंदा कह रहा है कि इस इंस्टीट्यूट का जो लड़का है ना, इस इंस्टीट्यूट का जो लड़का है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं कह रहा हूं ये जो लड़की है ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कह रहा नहीं जी ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। काफी देर बहस चलती रही तो मैंने कहा देख भैया सुन, ये बराबर इंटेलिजेंट जरूर है, अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स में से एक से।
उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स में से किसी एक से अगर ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है ना तो बराबर जरूर है। ये इस सेंटेंस का मतलब है, ये इस सेंटेंस का मतलब है। शी इज एज इंटेलिजेंट एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज इफ शी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज। ये है रियल सेंटेंस। यहां पे दो बार सब्जेक्ट वर्ब अंडरस्टूड हो जाता है, इसलिए यहां पे शी इज नहीं आया और यहां पे एज के बाद ये दूसरा स्टूडेंट नहीं आया। रियलिटी में सेंटेंस ये था। रटाने को बच्चे को 1 मिनट लगता है, ऐसे कह दो सिमिली पूरी नहीं हुई इसलिए एज आ गया। फिर बच्चा आगे से पलट के अगर सवाल कर दे टीचर से कि भैया एक बात बताओ, ये एज इंटेलिजेंट एज, ये तो सिमिली है, तो कंजंक्शन होता है, ये कंजंक्शन के बाद सीधा दूसरी कंजंक्शन कैसे आ गई, ये दो कंजंक्शन इकट्ठी कैसे लिख दी? भैया ये जो एज इंटेलिजेंट एज है इसके बाद एक क्लॉज अंडरस्टूड हो गया यहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट में लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। शी इज एज इंटेलिजेंट एज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज, ये यहाँ पे अंडरस्टूड है। इफ उसके बाद फिर शी इज अंडरस्टूड है। इफ शी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज, ये है रियल सेंटेंस। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा, हाँ जी इसमें बताइए जरा। सिमिली में पॉजिटिव डिग्री आती है बच्चे, सिमिली में पॉजिटिव डिग्री आती है। हाँ जी क्या आएगा? सेंटेंस को थोड़ा सोचो, आंसर बताओ तुम, चलो आंसर बताओ, ए बी सी डी मत लिखो, क्या आएगा ये बताओ, उससे पता चलेगा तुम्हारे को कितना आता है, वरना तो तुक्के हैं ये सब। बताओ जरा। अब ये जो बच्चे वैन 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 चिल्ला रहे, मैं बताता हूं इन्होंने क्या रट रखा है। ये कौन से वाले बच्चे हैं? इन्होंने रट रखा है कि वैन के बाद आता है इंडेफिनिट टेंस, वैन के बाद आता है इंडेफिनिट टेंस और वाइल के बाद आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहली बात तो ये जो इन्होंने रट रखा है यही गलत है, क्योंकि वैन के बाद इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस दोनों अलाउड होते हैं। ये वो वाले बच्चे हैं जिन्होंने वैन और वाइल इनका डिफरेंस ये रट रखा है कि वैन के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है और वाइल के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है और वैन के बाद इंडेफिनिट टेंस आता है। भैया वैन के बाद भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ ये बात मैं आपकी मान सकता हूं कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना हो तो वैन और वाइल में से अगर प्रेफर करने की बारी आई तो वाइल को प्रेफर किया जाता है, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन ये कह देना कि वैन के साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना गलत होता है, ये सरासर बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि कौन से टीचर ने ये पढ़ा रखी है बातें यही वाली, और पूरा जोर दे के पढ़ा रखी है और आज भी पढ़ा रहे हैं। मैं किसी का नाम खराब करना नहीं चाहता, लेकिन भैया ये बातें सरासर गलत हैं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो डिक्शनरी में वैन टाइप कर लेना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वैन टाइप कर लेना, आपको जरूर 1-2 एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जिसमें वैन के बाद कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा। वैन के बाद इनडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस दोनों अलाउड होते हैं और वाइल के बाद कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। कहानी आ रही है समझ में? अब इसके अंदर गलती ये नहीं है, वैन वाइल का कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर गलती, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो समझो क्या है। जब से मैं दिनेश से मिला हूं पिछले शनिवार को, जब से मैं दिनेश से मिला हूं पिछले शनिवार को, तब से वो मुझे कांटेक्ट कर रहा लगातार, तब से वो मुझे लगातार कांटेक्ट कर रहा। अगर आपने 10th चैप्टर का एक रूल पढ़ा होगा, सिंस के साथ पास्ट का एक एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम की तरह से काम करे तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और आगे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। कुछ याद आ रहा है? यहां पे आएगा सिंस। सेंटेंस का मतलब तो देखो, यहां पे मतलब ये है कि जब से मैं दिनेश से मिला हूं पिछले सैटरडे को, तब से वो मुझे हर रोज कांटेक्ट कर रहा है। ये मीनिंग कैसे दे पाओगे वैन लगा के? तुमने जो भी बच्चे वैन चिल्ला रहे थे, वैन से क्या हो जाएगा? मैं दिनेश से मिला था, व्हेन आई मेट दिनेश लास्ट सैटरडे, जब मैं दिनेश से मिला था, ही हैज बीन कॉन्टेक्टेड मी एवरी डे,
वो हमेशा मुझे, वो हर रोज मुझे कांटेक्ट कर रहा है। क्या लॉजिक बना फिर इस सेंटेंस का? जब से मैं उससे मिला हूं वो मुझे हर रोज कांटेक्ट कर रहा है। जब से वाला मीनिंग सिंस देगा भैया। यहां पे कहानी आ रही है समझ में? एक नंबर का सवाल था ये, बढ़िया वाला। आज के जितने लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट देखे होंगे बहुत सारे, फॉर वाला कॉन्सेप्ट दुनिया जान के, वो दैट व्हेन दैट वाई वाला कॉन्सेप्ट, एक नंबर के बढ़िया कॉन्सेप्ट होंगे। जिसको थोड़ी सी कंटेंट की कदर है उसको आ रहा होगा मजा। इसमें बताओ जरा, इसमें बताइए जरा, इसमें क्या आएगा? ए बी सी डी मत कमेंट करना, आंसर बताना। ए बी सी डी मत कमेंट करना, तभी पता चलेगा। तुक्के मत मारो, ए बी सी डी मत कमेंट करो, आंसर बताओ इसमें ये गलती है, इसकी जगह ये लगेगा सर। फिर तो दम वाली कोई बात है। देखो फिर तो कोई दम वाली बात है। ए बी सी डी मत लिखो, यहां पे मुझे बताओ कि इसकी जगह पे ये आएगा, फिर तो कोई मजा आए। जो बच्चे कह रहे हैं ऑल दो, जो बच्चे कह रहे हैं ऑल दो, हालांकि हालांकि वो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, उसका भाई एब्सोल्युटली होपलेस है। रीजन रिजल्ट के लिए आता है ऑल दो। दोनों बातें अगर ही पर ही होती ना, दोनों बातें ही के लिए होती। हालांकि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, हालांकि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में बहुत बुरा है। अगर दोनों बातें इसी के लिए बोली होती तब आता ऑल दो, तब आते ऑल दो दो ये सब। यहां पे आपको एक वर्ड चाहिए जो दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता हो, जिसका मीनिंग जबकि होता हो। दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाला वर्ड जिसका मीनिंग जबकि होता हो। अब मैं जो वर्ड लिखूंगा काफियों की भौएं ऊपर चढ़ जाएंगी, वो वर्ड है वाइल। वाइल का एक मीनिंग तो वो वाला होता है जो आप जब से सारी पैदा हुए तब से जानते आ रहे हो। आई सॉ स्नेक वाइल आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, मैंने एक सांप देखा जब मैं पार्क में वॉक कर रहा था। वाइल का एक मीनिंग जबकि भी होता है। दो तीन सेंटेंस सुनो तब आएगा मजा। वाइल को कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी यूज करते हो, ध्यान से सेंटेंसेस सुनना। आई लाइक ब्लैक कार्स, आई लाइक ब्लैक कार्स वाइल माई ब्रदर लाइक्स रेड वंस, मुझे तो काली गाड़ियां पसंद है, वहीं मेरे भाई को लाल गाड़ियां पसंद है। आई लाइक बाइक्स वाइल माई वाइफ लाइक स्कूटीज, मुझे तो बाइक पसंद है जबकि मेरी घरवाली को स्कूटीज पसंद है। ये जो वाइल शब्द है इसका यूज जबकि यानी कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है। ऑल्दो अगर आप यहां पे लगाएंगे तो समझिए, अगर ये दोनों बातें ही के लिए ही होती तो ऑल्दो आ जाता कि वह मैथमेटिक्स में अच्छा है, इंग्लिश में बुरा है। हालांकि वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, संस्कृत में बुरा है। अगर ही के लिए दोनों बातें होती तो ऑल्दो यहां बेस्ट कंजंक्शन होती। परंतु अगर कॉन्ट्रडिक्शन की बातें करनी है, यहां पे ही है, दूसरी साइड पे इसका भाई है, तो भैया वाइल कंजंक्शन लगेगी यहां। जबकि 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 वो मैथमेटिक्स में, हालांकि वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, जबकि उसका भाई जो है वो निठल्ला है, बेकार है मैथमेटिक्स में। यहां पे मैथमेटिक्स में वो कैसा है और वो कैसा है, इन दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना है तो वाइल वाइल कंजंक्शन प्रेफर होगी यहां पे, वाइल। कुछ आ रही है बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इसमें बताइए जरा। इसमें बताओ जरा।
हाँ जी, इसमें क्या आएगा, ये स्लिपरी रोड पे मत चलो, स्लिपरी प्लेस पे मत चलो वरना तुम गिर जाओगे। तो यहां पे लेकिन तुम गिर जाओगे नहीं, वरना तुम गिर जाओगे। ये वरना मीनिंग देने के लिए क्या आएगा, या तो अदरवाइज लगा लो, एल्स लगा लो, और एल्स लगा लो, इस टाइप का कुछ भी लगा लो। वरना मीनिंग देने के लिए एल्स लिख दो, और एल्स लिख दो, अदरवाइज लिख दो, इनमें से कोई भी लगा लो। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा क्या आएगा। शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो ठीक फील नहीं कर रही, वो ठीक फील नहीं कर रही। क्योंकि वो ऑफिस नहीं जाएगी आज। अच्छा, आज ऑफिस नहीं जाना था यार, अजीब सा नहीं लग रहा, आज ऑफिस नहीं जा रहे है। वो ठीक फील नहीं कर रही इसलिए वो ऑफिस नहीं जाएगी, कि क्योंकि वो ऑफिस नहीं जाएगी। तो यहां पे इसलिए मीनिंग चाहिए, रिजल्ट आना है आगे, रिजल्ट आना है तो फिर सो लगाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें बताओ जरा। बहुत बढ़िया कुणाल, कांग्रेट्स, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जाम्स ऑल्सो। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि या तो वो अपने घर होगा, या तो वो अपने घर होगा या अपने फार्म हाउस पे होगा। अब यहां पे वही वाली बात है, ईदर के जस्ट बाद आपने प्रोनाउन लिख दिया था, और के बाद भी प्रोनाउन होना चाहिए था। ईदर ही और शी, ईदर ही और हिज फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए था। अब यहां पे ईदर के बाद प्रोनाउन का दूसरा कोई प्रोनाउन का पंगा ही नहीं है। यहां पे तो प्लेसेस की बात करनी है कि या तो वो अपने घर पे होगा या फिर वो फार्म हाउस, सॉरी, या तो वो ऑफिस में होगा या फिर फार्म हाउस पे होगा। तो भैया ये जो ईदर की पोजीशन है सही नहीं। ही वुड बी ईदर इन हिज ऑफिस और इन हिज फार्म हाउस, ऐसे लिखना पड़ेगा। ईदर की पोजीशन सही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ, दोनों तरीके से लिख सकते हो साफिर, दोनों तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अपने को स्लैश भी देखने हैं ना। पेपर में ना ये स्लैश आते हैं, तो अपने को स्लैश देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे एज लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा, अगर यहाँ से बिकॉज हटा दें। लेकिन अपने को करेक्ट द लेटर वन। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट समझी जाती है, और लेफ्ट टू राइट ही करेक्शन किया जाता है। लेफ्ट को बेस मान के राइट में करेक्शन करते हैं, इसलिए बी पार्ट में करेक्शन के लिए बोल रहा हूं। शुरुआत में एज लगा दोगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज हटा दो, शुरुआत में एज लगा दो, चल जाएगा। कुणाल कुलश्रेष्ठ कह रहे हैं गॉट सिलेक्टेड इन स्टेनो बिकॉज ऑफ योर फ्री कंटेंट। थैंक यू भाई, सब आपकी मेहनत है। फ्री कंटेंट तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन लोग ना देखना चाहते हैं ना पढ़ना चाहते हैं। अगर आप आराम से पूरा कंटेंट इस चैनल का देखोगे, नोट्स वोट्स पढ़ोगे, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपके लिए कंटेंट कम पड़ जाए। पढ़ने वाले बनिए, थोड़ा मेहनत खुद करना सीखिए। टीचर की भी एक लिमिटेशंस होती हैं बच्चे, उसको भी अपना घर चलाना होता है, पेड कोर्सेज भी चलाने होते हैं। अगर आप सोचें एक एक चीज जो जो पेड में पढ़ा रहा सब कुछ यहाँ फ्री में डाल दे, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है बच्चे, समझो। कुछ ना कुछ उसको भी अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है, ठीक। तो जितना उसके मैक्सिमम रीच में होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो थोड़ा मोटा आपको भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं कि एक दो टॉपिक अगर नहीं है तो वो नोट से पढ़ लिए, बात खत्म हो गई। He has a lot of money and he will not spend even a penny on you. उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, और वो तुम पर एक एक पेनी नहीं खर्च करेगा। अब ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा हो तो खर्च कर देना चाहिए, हाँ कि ना। तो भैया यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था बट या येट। He has a lot of money, he has a lot of money, yet he will not spend, बट लिख दो, yet लिख दो, दोनों में से कोई भी लिख दो। He has a lot of money but he will not spend even a penny on you. He has a lot of money yet he won't spend even a penny on you.
कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाने के लिए यहां पे यूज करना पड़ेगा आपको। कहानी आगे समझ में? चलो जी, इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताओ जरा, सिनोनिम बता दो इसका फटाक से। रिटेन करना, किसी चीज को रिटेन करना यानी किसी चीज को बनाए रखना। अगर आप किसी चीज को, अच्छी हेल्थ को रिटेन करते हो, अपनी जगह को रिटेन करते हो, रिटेन करना मतलब उस पर कब्जा बनाए रखना, उसको मेंटेन करना, कन्वे करना, अपनी बातों को कन्वे कर देना, वो आप समझ ही रहे हो। गेन कर लेना, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, डिस्ट्रॉय कर लेना, किसी चीज को ध्वस्त कर देना, इसका सिनोनिम आएगा जी मेंटेन। इसका एंटोनिम बताइए, उल्टा बताइए। डेक्सटेरिटी का एंटोनिम बताइए, डेक्सटेरिटी का उल्टा बताइए। हाँ जी, अगर कोई पर्सन डेक्स्ट्रस होता है, अगर किसी पर्सन के अंदर डेक्सटेरिटी होती है तो उसके अंदर स्किल होती है, उसके अंदर स्किल होती है। अब आपको बताना था जी इसका उल्टा, आपको बताना था इसका उल्टा। मास्टरी, एजिलिटी, एजिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल, ये तीनों तो इसके सिनोनिम जैसे हो गए। आपको इसका उल्टा बताना था इग्नोरेंस, जिसके अंदर जो पर्सन इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंट का एक तो मतलब क्या होता है बेसिकली, केयरलेस हो, जिसके अंदर कोई स्किल ना हो, काम करने का कोई ढंग ना हो, जिसके अंदर कोई कला ना हो, अनस्किल्ड, केयरलेस पर्सन। इसमें बताइए, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अंजू बच्चे, मैं कैसे पढ़ा, सिंपली एक छोटी सी चीजें ध्यान रखना कि इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे रट के पढ़ना पसंद नहीं था। इसके बाद इसका प्रयोग होगा, इसके बाद इसका प्रयोग होगा, इसके बाद इसका प्रयोग होगा। मुझे समझना थोड़ा अच्छा लगता था, अच्छा ये आ रहा है तो क्यों आ रहा है, थोड़ी डेप्थ में जाना। ठीक है, मैथ सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, वरना आपका पेपर ही पूरा नहीं हो पाएगा। पहले अटेम्प्ट मैंने ये गलती करी थी, मुश्किल पेपरों के, मुश्किल क्वेश्चनों के पीछे भागता रहा, है ना। जीए पहले अटेम्प्ट में ये भी गलती करी, जीएस को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, जीएस इंटरेस्टिंग लग रही थी बहुत ज्यादा पढ़ने में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जबकि जीएस के मार्क्स कुछ भी नहीं थे। 50 नंबर की आती है जीएस, उसको जितना टाइम डिजर्व करती है उतना ही टाइम दें। पहले अपना इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में 40-40 नंबर आने लग जाए, तब जीएस की तरफ देखें। तो ये छोटी छोटी सलाहें हैं। मैं सोच रहा था ऐसी एक यूट्यूब पे वीडियो भी बना दूं कि ये गलतियां ना करें। एक दो मैंने चीजें सोच रखी हैं, एक दो चीजें मैंने सोच रखी हैं, जल्दी उन पे यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा मैं, कि तैयारी करते समय ये गलतियां ना करें। अच्छा, एक मैं अभी टाइटल सोच रहा था कि सर चैप्टर वाइज एरर तो हो जाते हैं, मिसलिनियस नहीं होते, क्या करूं। तो इस टाइप की कुछ वीडियो जो है वो बना दूंगा मैं, जिनसे आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए। कि पढ़ने के अलावा थोड़ी मोटी गाइडेंस भी चाहिए होती है बच्चे को, तैयारी के फेज में वो खुद नहीं इतना जज कर पाता। वो क्लोज फिस्टेड पर्सन कैसा होता है, एक माइजरली पर्सन, बड़ा कंजूस आदमी। सोचो इससे कोई भी पैसे मांगता है मुट्ठी बंद करके रखता है, नहीं नहीं नहीं, मुट्ठी खोलता ही नहीं, मतलब किसी को पैसे देने के लिए राजी ही नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसमें बताओ जरा। सर आप जो लॉजिक बताते हो उसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करें? बच्चे लॉजिक अगर बुक में लिखे होते तो मजा ही नहीं आ जाता, फिर तो 200 रुपए की किताब ले लेते सब नचते फिरते। जब आपकी ग्रामर पे पकड़ होती है तो लॉजिक खुद बनने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी ग्रामर पे पकड़ होती है तो लॉजिक्स खुद डेवलप होने शुरू हो जाते हैं आपके दिमाग में। ये 5-5, 6-6 हजार फीस ले लेता हूं मैं, इसीलिए तो ले लेता हूं, दिमाग खर्च करने की तो फीस लेता हूं वो। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्यार करता हो, पेट्रियट। कोलैबोरेटर, कॉन्स्पिरेटर, ट्रेटर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कोलैबोरेटर, कॉन्स्पिरेटर। जनरली कोलैबोरेटर जो किसी नेगेटिव चीज में किसी का साथ दे, खास करके किसी कंट्री के सीक्रेट्स वगैरह लीक करने में कंस्पिरेसी करने वाला कॉन्स्पिरेटर। ट्रेटर का धोखेबाज, बेसिकली देश के साथ धोखाधड़ी करने वाला।
देशद्रोही। इनमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है? हाँ जी, कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग गलत है इसमें से? चैंपियन की स्पेलिंग सही है, कॉयर की स्पेलिंग सही है। कॉयर होता है म्यूजिक, ये जो गाने बजाने वालों का जो ग्रुप होता है ना, आगे एक लीड सिंगर होता है, पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ला 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 करने के लिए। करिश्मा, किसी पर्सन के अंदर अगर करिश्मा है तो वो उसके अंदर ऐसी पर्सोना है, उसका ऐसी पर्सनैलिटी है जो अट्रैक्ट कर ले। शॉफर की स्पेलिंग गलत है। शॉफर होता है बड़ी लग्जरी गाड़ियों का जो ड्राइवर होता है, उसको शॉफर बोलते हैं। अब आपने मार्क्स कमेंट करो, मैं आपको बैचेस का बता देता हूं। बच्चे, एक मेरा बैच आया था वोकैब का, एक मेरा बैच आया था वोकैब का अनअकैडमी पे, एक मेरा वोकैब का बैच आया था अनअकैडमी पे, जिसमें क्या है, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब और ये सब चीजें मैं करा रहा था। मैं एक काम करूंगा आपको ना आजकल में ही एक वोकैब की वीडियो का डेमो दे दूंगा आपको, एक वोकैब की वीडियो का आपको डेमो दे दूंगा, ठीक है? यही यूट्यूब पे डेमो दे दूंगा उसका आपको, एक वोकैब की वीडियो का डेमो दे देता हूं कि उसके अंदर मैं वोकैब कैसे पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी? ये 1 महीना तो ये बैच चलेगा, ये 19 तारीख को आया था, 19 मई से 19 जून तो यही बैच चलेगा, 1 महीना तो ये चलेगा, ठीक है? इसके बाद लगभग 22 या 23 से फिर इसको कंटिन्यू कर दूंगा मैं आगे। फिर ये क्या हुआ करेगा, हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगा। पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डिसाइड किया था, वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को हुआ करेगा। अभी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को हुआ करेगा। अभी 19 के बाद अगला जो वेडनेसडे आएगा शायद 23-24 को आएगा, तब से दोबारा चालू हो जाएगा। और मंडे ट्यूसडे को एक मिसलिनियस का प्रैक्टिस बैच आएगा। अनअकैडमी पे ये 2 बैचेस आ रहे हैं मेरे, AVS 10 कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर कोई थ्योरी करना चाह रहा है भाई, तो अभी इस महीने कोई बैच नहीं आएगा, अगला बैच आएगा मेरा 18 जुलाई के अराउंड। तो या तो तब तक का वेट कर लो, और भैया तब तक का अगर वेट नहीं करना तो फिर एक बैच गया, उसकी 10-12 क्लास गई हैं, अपना उसका रिकॉर्डेड देख लो और बाकी साथ में फिर मिल सकते हो, ठीक है जी? AVS 10 मेरा कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे ही अपने चैप्टर वाइज खत्म हो जाएंगे, जैसे अपने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सबकी प्रैक्टिस कर ली, जैसे ही चैप्टर वाइज खत्म होगा उसके जस्ट बाद में मिसलिनियस प्रैक्टिस कराने से पहले एक दिन आपको वोकैब का भी डेमो दे दूंगा। मेरी कोई जो वोकैब की क्लास है वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं, प्लस वाली, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसी चल रही है क्लास, ठीक है? आज के लिए गुड नाइट भाई। आज रात को 10 बजे वाली क्लास नहीं है, आप सिंपल सा एक फंडा बना लो। रोज मुझसे पूछोगे 10 बजे वाली क्लास है नहीं है, क्या है कैसे है। एक संदीप कुमार सिल्लू बार बार कमेंट कर रहा है, एसपी बख्शी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दो, एसपी बख्शी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दो। बच्चे, मैंने प्लिंटू पैरामाउंट के और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की डाउट सीरीज चलाई थी, वो देख ली भाई तने? संदीप कुमार सिल्लू, मुझे एक बार वो कमेंट करके बता, मैंने ना जो भी बच्चों के प्लिंटू पैरामाउंट के और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के जो डाउट्स होते हैं वो डिस्कस करवाए थे, वो देखे भाई तने? हाँ जी बच्चे, पहले जितना पढ़ा रखा है यार उतना तो कवर कर लो। ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज यहाँ पे आके टाइम पास कर रहा हूं, अभी कुछ ना कुछ करा ही रहूंगा, कभी जब उसके लिए टाइम आएगा तब वो भी कर लेंगे, है ना? तो अभी एक प्रैक्टिस बैच चालू किया, अभी 4 दिन 5 दिन हुए नहीं है, प्रैक्टिस बैच 10 दिन हुए नहीं है, अब कह रहे हो तुम ये चेंज कर दो। बच्चे थोड़ा सा ना, मैं इस चैनल को वो खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, जैसे बाकी लोगों के चैनल है ना, एक दिन वोकैब पढ़ा दी, एक दिन ग्रामर पढ़ा दी, एक दिन प्रैक्टिस करा दी, रोज दलिया सा बना दिया, बच्चे को कुछ कंटेंट मिला नहीं। अगर फ्रेजल वर्ब चलाई तो 30 क्लास फ्रेजल वर्ब की प्रॉपर डाल ली, अगर प्रैक्टिस बैच चलाया तो 50 क्लास प्रैक्टिस बैच की डाल ली, 47 क्लासेस हैं प्रैक्टिस बैच उसकी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की। अगर प्रैक्टिस बैच चलाया तो ढंग से फिर उसको पूरा करो। अगर एक चीज शुरू करते हो और वो पूरी नहीं कर रहे तो फिर वो मजाक है, फिर वो बच्चे के साथ मजाक है, फिर वो फ्री कंटेंट के नाम पे बेवकूफ बनाना हो गया बच्चे को। वो मेरे एथिक्स में आता नहीं है। एक बार थोड़ा सा इस चीज को चलने दो, जब ये खत्म होगा इसके अलावा जब आगे को शुरू करना होगा तब अपना सोचेंगे, ठीक है भाई? जिनको भी फ्री क्लास के लिंक्स की दिक्कत है, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आती, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे मैं क्लास लेने से पहले लिंक शेयर करता हूं, वहां से उठा लिया करो, ठीक है जी? आज के लिए गुड नाइट भाई।